बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हमने जो अब तक 6 बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लोकेट करेंगे कि ये जितनी बात हमने की है पिछले 6 वीडियोस के अंदर, ये क्या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस हमें इस तरीके से इन चीज़ों को करने को कहता है या हमने ये बस ऐसे ही एक डिराइव कर लिया कहीं से। अब ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वो बुक है जो बेसिकली एग्ज़ाम में आपके पास होगी, तो इसलिए आपको उस किताब को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पे ये लिंक दिया हुआ है, इस ऑर्डिनेंस के लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द रेलिवेंट स्लाइड। और जो 6 बेसिक क्वेश्चंस हैं उसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लोकेट करने के लिए आपको इस सीक्वेंस में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में पहला सेक्शन जो आप पढ़ेंगे दैट इज़ सेक्शन 10। सेक्शन 10, इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू पीडीएफ फाइल जो कि सेक्शन 10 से मुतालिक है। सेक्शन 10 में क्या बात कही गई है? सेक्शन 10 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये कहता है कि द टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जी, टोटल इनकम। बात हो रही है किसकी? टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर। पर्सन, ये हमने 6 बेसिक क्वेश्चंस में बात की कि ये 7 किस्म के 7 टाइप्स के होते हैं मेनली। फॉर अ टैक्स ईयर यानी कि एक टाइम ब्रैकेट जिसका नाम टैक्स ईयर है, शैल बी सम ऑफ। टोटल इनकम फाइंड करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि वो पर्सन कौन सा है और फिर किस टैक्स ईयर में हम ये कैलकुलेशन बना रहे हैं। और इट विल बी सम ऑफ फॉलोइंग 2 फिगर्स। वो 2 फिगर्स कौन से हैं? पर्सनस इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम फॉर द ईयर and person's income exempt from tax under any of the provisions of this ordinance. मैं अगर साथ में जो स्लाइड्स जहाँ पे हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी उसको भी देखता जाऊँ तो थोड़ी मज़ीद क्लैरिटी आती जाएगी। अगर आई टेक यू टू दैट हेड्स ऑफ इनकम स्लाइड। हमने ये टैक्स रिजीम्स जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने कहा था कि जी हमारे पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है और इन 5 हेड्स ऑफ इनकम में जो एग्जाम्प्ट अमाउंट्स हैं उसको अलहदा कर दें और उसके बाद टोटल इनकम बना लें। यानी जो अमाउंट्स एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं वो भी, और जो अमाउंट्स हेड्स ऑफ इनकम में आ रही हैं यानी वो एग्जाम्प्ट नहीं है तो उसको भी, इसको और इसको प्लस कर लें तो हमारे पास जो फिगर बन जाएगी दैट इज़ कॉल्ड टोटल इनकम। दिस इज़ व्हाट सेक्शन 10 सेज। ठीक हो गई। बहुत अच्छे तरीके से आपने ऑर्डिनेंस की किताब से इन 2 लाइनों को समझ लेना है। अब हम ज़रा चलते हैं जो सेकंड सेक्शन है उसके ऊपर कि वो क्या कहता है। आई विल मूव टू दिस ऑर्डिनेंस लिंक। नेक्स्ट इज टैक्सेबल इनकम, दैट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 पे जो आप क्लिक करोगे तो इट विल टेक यू टू अ पीडीएफ फाइल which is about section 9. Section 9 says the taxable income, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं क्योंकि ये टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, पर्सन, टैक्स ईयर, ये यूज़ होने पूरे टैक्स ऑर्डिनेंस में। ये अल्फ़ाबेट्स हैं आपके जिससे वो वर्ड्स बनाएगा। द टैक्सेबल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर, ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर shall be total income under clause A of section 10 of a person for the year, reduced by but not below zero by the total of any deductible allowances under part 9 of this chapter of the person for the year। यानी अब वो ये कह रहा है कि सेक्शन 10 में क्लॉज ए में, सेक्शन 10 में अभी हमने बात की थी क्लॉज ए ये वाली थी और बी कौन सी वाली थी? एग्जाम्प्ट इनकम वाली। तो एग्जाम्प्ट इनकम के अलावा जो पर्सन है की इनकम है तमाम हेड्स ऑफ इनकम में, उसमें से अगर आप माइनस कर दें डिडक्टेबल अलाउंसेस तो फिर जो जवाब बनता है दैट इज़ कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हम डिस्कशन दोबारा अपनी जाते हैं स्लाइड के ऊपर, और यहाँ पे क्या बात हो रही थी? यहाँ पे बात ये हो रही थी कि तमाम हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को अगर मैं जमा कर लूँ जो कि एग्जेम्प्ट ना हो और उसमें से माइनस कर दूँ डिडक्टेबल अलाउंसेस,
तो मैं जिस जवाब पे पहुंचता हूँ दैट इज़ टैक्सेबल इनकम। सो ये टैक्सेबल इनकम, अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई फिगर तक पहुंचना सबसे बड़ा टास्क है ना, तो वो ये टैक्सेबल इनकम है। क्योंकि टैक्स रिजीम्स में हम ये एक चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं कि टैक्सेबल इनकम तक वो ही अमाउंट पहुंचेगी अब जो एग्जाम्पशंस में ना हो और दूसरी रिजीम्स में ना हो, तो वो नॉर्मल टैक्स रिजीम में आके टैक्सेबल इनकम बनती है। सो टैक्सेबल इनकम इज़ द इनकम विच इज़ अंडर नॉर्मल टैक्स रिजीम। सो टैक्सेबल इनकम तक हम पहुंच जाएंगे किस तरीके से, अगर हम उस इनकम में से जो कि एग्जाम्प्ट ना हो उसमें से माइनस कर दें डिडक्टेबल अलाउंसेस को, तो हमारे पास जो जवाब बनता है दैट इज़ कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। अब हम इसके बाद अगला सेक्शन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट सेक्शन इज़ सेक्शन 11। सो सेक्शन 11 को अब पढ़ते हैं ज़रा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू द रेलिवेंट पीडीएफ फाइल और इसमें सेक्शन 11 डिस्कस हुआ हुआ है। सो सेक्शन 11 में क्या लिखा है जी, इट सेज अबाउट हेड्स ऑफ इनकम फॉर द पर्पसेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। टैक्स इम्पोज करने के लिए, अब ये चीज़ याद रखिए, मैंने आपको पहले वीडियो से मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो टैक्स कैलकुलेशन है वो 3 तरह की है। थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे इसको रिकॉल करते हैं कि टैक्स कैलकुलेशन 3 तरह की है। अगर आप वो 3 टैक्सेस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से निकालना सीख जाते हैं तो आप समझें कि टैक्स के माहिर बन गए। एक टैक्स कैलकुलेशन है जो विदहोल्डिंग टैक्स की है, दूसरी टैक्स कैलकुलेशन है जो एडवांस टैक्स की है। ये दोनों टैक्सेस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आपसे एफबीआर ले लेता है। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स है ये कोई थर्ड पर्सन आपसे काट के, आपको जब पेमेंट करने लगता है पैसे काट के एफबीआर को दे देता है। एडवांस टैक्स आपको ही एफबीआर ने कहा हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कि जनाब आप कुछ टैक्स ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ही जमा कराते रहें, ताकि साल ख़त्म होने के बाद जो आपकी इनकम के ऊपर टैक्स बने तो आपके ऊपर को बर्डन ना पड़े एकदम से। सो ये 2 टैक्सेस तो जमा हो गए एफबीआर के पास। इसके बाद आप करते हैं कुछ टाइम पीरियड होता है आपके पास और फिर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। ये जो आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं इस वक्त एक तीसरा कैलकुलेट किया जाता है टैक्स, दैट इज़ कॉल्ड टैक्स इम्पोज्ड। ये टैक्स इम्पोज जब आप कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें से फिर माइनस हो जाते हैं टैक्स क्रेडिट्स और फिर आप टैक्स पेएबल निकालते हैं और फिर उसके बाद अपनी डिमांड बना लेते हैं या फिर रिफंड बना लेते हैं। सो ये टैक्स इम्पोज्ड समझें कि ये थर्ड टैक्स की कैलकुलेशन है जो आपने बनानी है। सो ये जो टैक्स इम्पोज है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये टैक्स ईयर ख़त्म होने के बाद के टाइम पे कैलकुलेट किया जाता है। सो अब यहाँ पे दोबारा इस वर्डिंग के ऊपर गौर करते हैं कि ये क्या लिखी हुई है वर्डिंग, कि फॉर द पर्पजेज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, टैक्स इम्पोज करने के लिए क्या करते हैं आप, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, ऑल इनकम शैल बी क्लासिफाइड अंडर फॉलोइंग हेड्स नेमली। सो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। जितनी भी आपकी आमदनी है उनको इन हेड्स ऑफ इनकम में क्लासिफाई कर लिया जाएगा। Subject to this ordinance, the income of a person under a head of income for a tax year shall be the total of the amounts derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head as reduced by total deductions, if any, allowed under this ordinance to the person for the year under that head. अब ऑर्डिनेंस ये कहता है आपको, ऑर्डिनेंस बेसिकली बात कर रहा है, मैं वापस ज़रा पावर पॉइंट की स्लाइड के ऊपर जा रहा हूँ। सो ऑर्डिनेंस ये बात कर रहा है कि आपका ये जितना भी कैलकुलेशन बनाना है ना, हमें हर हेड ऑफ इनकम में आप इनकम अपनी लिखो और जहाँ जहाँ पे ऑर्डिनेंस ने आपको अलाउ किया है वहाँ पे हर हेड में उसके एक्सपेंसेस को माइनस कर लो जहाँ अलाउ किया है। तो जिस हेड ऑफ इनकम में किया होगा वो हम हेड्स ऑफ इनकम में देखेंगे जाके, हम उस हेड ऑफ इनकम में उसके एक्सपेंसेस को माइनस कर लेंगे। सब सेक्शन 3 में ऑर्डिनेंस क्या कह रहा है, सब सेक्शन 3 में ऑर्डिनेंस ये कह रहा है, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस where the total deductions allowed under this ordinance to a person for a tax year under a head of income exceed the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to the excess.
सो आसान सी ही बात है, लेकिन ज़रा लॉ की टर्मिनोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स इसलिए होती है कि इसके ड्यूअल मीनिंग्स ना निकाले जा सकें, इसलिए इसको ज़रा डिटेल में लिखा जाता है। सो लिखा हुआ ये है कि अगर आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है उस अमाउंट से जो आपने डिराइव की है किसी भी हेड ऑफ इनकम में, तो इसका मतलब ये है कि आपको उस हेड ऑफ इनकम में लॉस हो गया, और वो जो लॉस है उसकी अमाउंट कितनी होगी, जितना आपका एक्सपेंस बढ़ गया, जितना एक्सेस है। सो ये पेज नंबर पे इसका लिंक मौजूद है। सो आपको लॉस भी हो सकता है किसी भी हेड ऑफ इनकम में, और वो किस वक्त होगा, जहाँ पे आपके अलाउेबल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे उन अमाउंट से जो आपने इनकम डिराइव की है। अब इसका मतलब ये है कि सिर्फ उसी हेड ऑफ इनकम में लॉस आएगा जिसमें एक्सपेंस अलाउ करेगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जिसमें एक्सपेंस अलाउ ही नहीं करेगा, मना कर देगा, तो वहाँ पे उस हेड ऑफ इनकम में तो लॉस आ ही नहीं सकता। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सब सेक्शन 4 सेज a loss for a head of income for a tax year shall be dealt with in accordance with part 8 of this chapter. So part 8 के मुताबिक हम लॉसेस को ट्रीट करेंगे। जैसे हम स्टार्ट से ये समझने की कोशिश करते आ रहे हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक ऐसी किताब है, इसमें हर टॉपिक को एक अलग जगह पे लिखा गया है। ये ऑर्डिनेंस का जो लिंक है जिसमें मैंने ऑर्डिनेंस के सेक्शंस की समरी आपको दी हुई है, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू अप टू अ पीडीएफ फाइल, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये जो चैप्टर 8 है इसमें सारे के सारे लॉसेस जो हैं वो डील हो रहे हैं। और ये जो चैप्टर 8 है इसमें सेक्शन 56 से 59 सी दिया गया है। जो भी लॉसेस के साथ अब सलूक किया जाना है वो अब इस चैप्टर के पार्ट 8, ये पार्ट्स के अंदर आता है। पार्ट 8 में वो फिर सारी तफसील दी गई है। लॉसेस को हम उसके मुताबिक हम डील कर लेंगे। ओके, सब सेक्शन 4 की 5 के बाद 5 क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट्स दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड अमाउंट्स दैट आर फॉरेन सोर्स इनकम। रेजिडेंट पर्सन जो होगा, रेजिडेंट पर्सन, ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम ने हमने इसके ऊपर बात की थी। द इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट incomes that are Pakistan source and foreign source. And the income of a non-resident person under a head of income shall be computed by taking into account only amounts that are Pakistan source income. अब ये ऑर्डिनेंस हमें ये बता रहा है कि जनाब जो आपका टाइप ऑफ पर्सन है उसके साथ ज़रा उसका जोग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम मैच कर लो, और आपका जो रेजिडेंट पर्सन है उसकी दोनों इनकम्स टैक्सेबल होंगी, पाकिस्तान सोर्स और फॉरेन सोर्स। और जो नॉन रेजिडेंट है उसके केस में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम को टैक्स करोगे, फॉरेन सोर्स इनकम को टैक्स नहीं किया जाएगा। ओके, सो दिस वाज सिंपल सेक्शन जो कि सेक्शन 11 था। अब हम ज़रा अपने अगले सेक्शन पे जाते हैं कि अगला कौन सा सेक्शन है जो कि हमें पढ़ना होगा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से। दैट इज सेक्शन 4। सेक्शन 4 टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू सेक्शन 4 एंड इट विल अगेन बी अ पीडीएफ फाइल। अच्छा, ये सेक्शन 4 को एक टैक्स लॉ के जो पढ़ने वाले हैं उसको ये चार्जिंग सेक्शन भी कहा जाता है कि इस सेक्शन के ज़रिए इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड। अगेन टैक्स इम्पोज्ड किस वक्त कैलकुलेट होता है? एक दफ़ा मैं वापस जा रहा हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर। टैक्स इम्पोज्ड देखें ज़रा, वो कहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे थे? जब हम टैक्सेबल इनकम बना लेते थे रिटर्न फाइलिंग के वक्त, तो फिर हम रेट लगाते थे फर्स्ट स्केड्यूल से, और जो फिगर हम कैलकुलेट करते थे दैट इज़ कॉल्ड टैक्स इम्पोज्ड। ये टैक्स इम्पोज इस वक्त हो रहा है जी। टैक्स इम्पोज की इस वक्त बात हो रही है। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। एक टाइम ब्रैकेट होगा जिसका नाम टैक्स ईयर है, at the rate or rate specified in division 1 part 2 division 1 or 2 of part 1 of first schedule। पहले शेड्यूल के पार्ट 1
डिवीजन 1 और 2। सो हम ज़रा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के वो जो डिवीजन्स हैं वो ज़रा देखते हैं। शेड्यूल का जो हमारे पास समरी है, शेड्यूल्स के लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू टू अ पीडीएफ फाइल जो कि शेड्यूल से मुतल्लिक है। सो वो पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगी। सो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अब ये कह रहा है कि आप फर्स्ट स्केड्यूल पार्ट 1, इसका डिवीजन इसके वैसे 1 से 9 तक है। सो पार्ट 1 के डिवीजन 1 और 2 में वो रेट्स दिए गए हैं जिस रेट्स के ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाता है। ठीक है जी। एज द केस में बी ऑन एवरी पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। सो जिसने भी टैक्सेबल इनकम कमाई है, जिस पर्सन ने टैक्स ईयर में, उसके ऊपर हम फर्स्ट स्केड्यूल से रेट इम्पोज कर देंगे टैक्स का। द इनकम टैक्स पेएबल by a taxpayer for a tax year shall be computed by applying rate or rate of tax applicable to the taxpayer under this ordinance to the taxable income for the taxpayer for the year, and from resulting amount shall be subtracted any tax credits allowed to the taxpayer for the tax year। अब ये कह रहा है जी कि जो टैक्स पेएबल है, कि इनकम टैक्स पेएबल है जो कि टैक्स पेयर ने पे करना है, उसमें से आप टैक्स क्रेडिट्स माइनस कर लेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने टैक्स इम्पोज्ड कैलकुलेट कर लिया तो अब आप उसमें से एक चीज़ माइनस कर लो। क्या चीज़ माइनस कर लो? जो कि हैं टैक्स क्रेडिट्स। सो इसको डिस्काउंट्स भी कहते हैं हम, कि टैक्स मतलब जो टैक्स की अमाउंट जो आपने अदा करनी है, वाजिब अदा, उसमें कुछ आपको डिस्काउंट मिल गया। उस डिस्काउंट को माइनस करने के बाद टैक्स क्रेडिट्स जब आप माइनस कर लेंगे तो जो जवाब बनेगा दैट इज़ टैक्स पेएबल। तो आप यहाँ पे पहुँच गए जी, ये अब पेएबल अमाउंट है जो आपने अदा करनी है। ओके जी, नेक्स्ट जो सब सेक्शन है, सब सेक्शन 3, ये क्या कहता है? वेयर अ टैक्स पेयर इज अलाउड मोर देन वन टैक्स क्रेडिट फॉर टैक्स ईयर, द टैक्स क्रेडिट शैल बी अप्लाइड इन फॉलोइंग ऑर्डर। आप इस तरतीब से टैक्स, ये इसका मतलब है कि ये टोटल जितने भी टैक्स क्रेडिट्स हैं वो ये हैं, ये 3 किस्म के हैं और आपने इस तरतीब में इन टैक्स क्रेडिट्स को अप्लाई करना है। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट होगा, उसके बाद टैक्स क्रेडिट्स अलाउड अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, और फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 147 एंड 168। ये जो 147 एंड 168 है, ये वो विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स है जो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर आप जमा करा चुके हुए हैं एफबीआर के पास, या किसी ने आपसे काट के वो एफबीआर को दे दिया है। तो 147 और 168 में 147 एडवांस टैक्स का सेक्शन है और 168 कि जी अगर कोई टैक्स फाइनल टैक्स नहीं है तो फिर वो एडजस्टेबल होता है। 168 में ये बात बताई गई है। सो 168 और 147, इसका मतलब इससे पहले कि आप विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस टैक्स माइनस करें, 2 टैक्स क्रेडिट्स माइनस किए जाएंगे, एक फॉरेन टैक्स क्रेडिट और दूसरा पार्ट 10 चैप्टर 3। और अगर आप ऑर्डिनेंस के इंडेक्स पे जाएं तो चैप्टर 3 ये रहा और इसका पार्ट 10 ये रहा टैक्स क्रेडिट्स। और इसमें अगर हम सेक्शंस लोकेट करने की कोशिश करें टैक्स क्रेडिट्स के, तो सेक्शन 61 से 65G ये वो टैक्स क्रेडिट्स हैं जो हमें माइनस करने होंगे। ओके, सो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट, इसका मतलब अगर मैं अपने वो जो पावर पॉइंट के ऊपर बना रहा हूँ, अपनी इमारत कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, उसमें अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये विदहोल्डिंग टैक्सेस हम माइनस करेंगे। ये जो टैक्सेस हैं इस ये सेक्शन 147 या फिर सेक्शन 168, इसको मैं अगर पढ़ लूँ तो मुझे समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे हम जो भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी होती है उसमें हम ये वाले, ये कौन से टैक्सेस होते हैं, हमें ये सेक्शंस ये पढ़ के पता चलेगा कि ये कौन से टैक्सेस होते हैं। तो वो एडवांस टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स ही होगा। और ये जो प्लेस है हमारी, यहाँ पे हम कौन से टैक्स क्रेडिट्स माइनस करेंगे? यहाँ पे हम माइनस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट और पार्ट 10 चैप्टर 3 में जो टैक्स क्रेडिट्स दिए गए हैं, डोनेशंस का है, प्लांट एंड मशीनरी का है, इंश्योरेंस, वट एवर, वो हम फिर जब इस लिंक के ऊपर जाएंगे
जब रेलेवेंट वीडियो में बात आएगी, क्योंकि जब हम टैक्स रिजीम्स के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट कर चुके होंगे, अभी तो हमने सिर्फ 6 बेसिक क्वेश्चंस में इसको पढ़ा है ना। अभी हमने जो टैक्स रिजीम्स की फर्दर डिटेल है कि अच्छा कौन से रिजीम में कौन कौन सी इनकम्स हैं, उसको भी हमने डिस्कस करना है। सो वो जब हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास ये जो वाटरफॉल है इनकम्स की वो क्लियर हो जाएगी। सो जब वाटरफॉल क्लियर हो जाएगी तो फिर हम इस तरह हॉरिजॉन्टली भी इसको समझना शुरू कर देंगे कि हेड्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं, वगैरह वगैरह। सो इस तरह से हम लॉ को लर्न करने की कोशिश करेंगे कि हम पहले रिजीम्स को क्लैरिटी ले लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से हेड्स ऑफ इनकम और ये जो आइटम्स लिखे हुए हैं इनको समझना शुरू कर देंगे। ओके, सो टैक्स पेबल जो हमने टैक्स क्रेडिट्स में से निकाला उसमें से हम विदहोल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे तो फिर हमारी टैक्स डिमांड बन जाएगी। सो गो बैक टू द सेक्शन। सो सब सेक्शन 3 हमने पढ़ लिया सेक्शन 4 का। सब सेक्शन 4 क्या कहता है? सर्टेन क्लासेस ऑफ इनकम including the income of certain classes of persons may be subject to separate taxation as provided under this chapter. Separate taxation, so बाज इनकम्स या बाज क्लासेस ऑफ पर्सनस को डिफरेंट तरीके से टैक्स किया जाएगा जिसको कि सेपरेट टैक्सेशन कहा जाता है। और कलेक्शन ऑफ टैक्स अंडर डिवीजन 2 पार्ट 5 चैप्टर 10 और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर डिवीजन 3 पार्ट 5 चैप्टर 10 एज फाइनल टैक्स ऑन इनकम ऑफ दैट पर्सन। सो ये बेसिकली जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बात कर रहा है, ये बात ही कर रहा है कि बाज़ इनकम्स हैं जिनको सेपरेट टैक्सेशन में डील किया जाएगा और बाज़ की इनकम्स के ऊपर जो टैक्स होगा वो फाइनल टैक्स होगा। सो ये जो सेपरेट टैक्सेशन है इसमें भी वर्ड फाइनल टैक्स का ही यूज़ हुआ हुआ है। सो अब एक्चुअली जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो टैक्स रिजीम्स के अंदर बात कर रहा है वो बात ये वाली कर रहा है कि अच्छा बाज़ इनकम्स होंगी जिनके ऊपर टैक्स जो लिया जाएगा वो फाइनल टैक्स होगा, और बाज़ इनकम्स ऐसी होंगी कि जिनको सेपरेट टैक्सेशन में डील किया जाएगा, इनके ऊपर टैक्स इम्पोज फाइनल टैक्स होता है। सो ये जो दो टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं इनको कहा कि जी बाज़ इनकम्स या क्लासेस ऑफ पर्सनस को इस तरह से डील किया जाएगा। नाउ ज़रा मैं ये सेपरेट टैक्सेशन की जो इन्होंने लोकेशन बताई है इस पे जाता हूँ कि वो क्या लोकेशन बताई हुई है। सो सेपरेट टैक्सेशन के लिए इन्होंने कहा कि सेपरेट टैक्सेशन में डील किया जाएगा अंडर दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर में यानी कि सेक्शन 4 जिस चैप्टर में है उसकी बात हो रही है। तो सेक्शन 4 किस चैप्टर में है? सेक्शन 4 है चैप्टर 2 के अंदर, ठीक है। और इस चैप्टर में 4 से आगे 5 से ऑनवर्ड 8 तक कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। और उस चैप्टर में फिर इसका मतलब ये कि जो आपके 4 से आगे सेक्शन स्टार्ट होंगे वो सेपरेट टैक्सेशन को मतलब जिसमें सुपर टैक्स है, कुछ और किस्म के टैक्सेस हैं। सो सेक्शन 8 इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें वो टाइप्स ऑफ इनकम्स दी गई हैं जिनके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है वो फाइनल टैक्स होता है। ओके, सो सेक्शन 4 में अब हम पहुंच गए हैं सब सेक्शन 5 के ऊपर। इनकम रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 4 यानी किसकी बात हो रही है? इसकी यानी किसकी बात हो रही है? सेपरेट टैक्सेशन की। और ये जिनके ऊपर टैक्स विदहोल्डिंग या एडवांस टैक्स फाइनल टैक्स होता था। इनकम रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 4 shall be subject to tax as provided under this chapter or part 5 of chapter 10 as the case may be, and shall not be included in computation of taxable income। ये जो इनकम्स हैं जिनका सबसेक्शन 4 में जिक्र किया गया है इनको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा in accordance with section 8 or section 169 as the case may be। so section 8 और 169 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, हमने अभी डिस्कस करने हैं। इसमें जिस तरह से कहा गया है उसी तरह से इन इनकम्स को डील करेंगे और इनको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे ज़रा एक चीज़ मैं वाइट बोर्ड पे जाके लिख रहा हूँ, इसको आप पल्ले बांध लें। इस चीज़ को पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में आपने भूलना नहीं है। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जैसे मैंने कहा था ना कि सबसे मुश्किल काम क्या है?
टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन, क्योंकि टैक्सेबल इनकम में क्या शामिल करना है ये तो ऑर्डिनेंस ने बताया ही नहीं। ऑर्डिनेंस ने अभी थोड़ी देर पहले मैं ये बताया था कि आपकी जितनी भी इनकम्स हैं उसमें कुछ अमाउंट एग्जाम फ्रॉम टैक्स होती है, और जब आप टैक्सेबल इनकम बनाने लगो तो इस इनकम को शामिल ना करना। इसी तरह अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने बता दिया कि सेक्शन 8 में जो सेपरेट टैक्सेशन वाली अमाउंट्स हैं और सेक्शन 169 में कुछ अमाउंट्स का जिक्र है, इनको भी शामिल ना करना। ये दोनों फाइनल टैक्स रिजीम की अमाउंट्स हैं और ये एग्जाम्प्ट वाली अमाउंट है। तो इसका मतलब ये कोई ऐसी इनकम, कोई ऐसी शहजादी इनकम जो कि इस बैरियर को भी क्रॉस कर जाए, इसमें ना फंसे और जंप कर जाए, इसमें इस लिस्ट में मौजूद ना हो और फिर इस रिजीम में भी मौजूद ना हो, वो फिर कहाँ पहुँचेगी? वो टैक्सेबल इनकम में शामिल होगी। इसलिए टैक्सेबल इनकम में क्या लाना है आपको, तब कैसे पता चलेगा? आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम्प्ट क्या है और फाइनल टैक्स रिजीम में क्या है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका दीन अगर आपको कुछ चीज़ें खाने, कुछ की चीज़ें कहता है कि जी हराम है, तो हलाल चीज़ों की तो कोई लिस्ट नहीं देता है ना। तो फिर जो हराम नहीं होते वो हलाल होते हैं, क्योंकि वो नेमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसको लिस्ट डाउन नहीं किया जा सकता, तो इसलिए सिर्फ जो मना होती है वो बता दी जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह टैक्सेबल इनकम की डेफिनेशन भी बाय एक्सक्लूजन है कि इसमें एग्जाम्प्ट अमाउंट्स नहीं आती और फाइनल टैक्स रिजीम्स नहीं आती। जो इनकम भी होगी जो इन तीन जगह पे नहीं लिखी गई होगी वो फिर टैक्सेबल इनकम में शामिल हो जाएगी। ओके जी, सो सेक्शन 8 और 169 पे भी हम थोड़ी देर में करते हैं बात। वेयर बाय virtue of any provision of this ordinance income tax is to be deducted at source or collected or paid in advance, it shall be as the case may be so deducted or collected accordingly। so ये को बस ये बताया हुआ है कि आपने जिस तरह से आपको कहा गया होगा टैक्स, एडवांस टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स, तो उस तरह से आप उसको विदहोल्ड भी करें और जमा भी करवाएं। सो सेक्शन 4 तक हमारा सफ़र कंप्लीट हो गया। अब हम ज़रा चलते हैं कि इससे अगला सेक्शन कौन सा है। इससे अगला है जी 169 और उससे अगला है सेक्शन 8। तो हम सेक्शन 169 के लिंक पे सबसे पहले जाएंगे और इट विल टेक अस टू द रेलिवेंट पीडीएफ फाइल। सेक्शन 169 को अब ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं जी। सेक्शन 169 ये कह रहा है कि टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड एज फाइनल टैक्स। दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इज फाइनल टैक्स। ये सेक्शन वहाँ अप्लाई होगा जहाँ पे भी आपसे टैक्स कलेक्ट करने को कहा जाए और वो फाइनल टैक्स हो। इसका मतलब मुझे कोई पेमेंट करते वक्त मुझसे कोई टैक्स काट लेगा और वो टैक्स क्या होगा? फाइनल टैक्स होगा। जब मुझे कोई पेमेंट करने लगेगा तो वो मुझसे टैक्स काट लेगा और वो टैक्स फाइनल टैक्स होगा। किसके लिए? मेरे लिए, जो इनकम रिसीव कर रहा है उसके लिए। इसके बाद कुछ सेक्शंस की लिस्ट दी गई है कि इन सेक्शंस, ये आप समझे सेक्शन 169 इज़ द एड्रेस बुक ऑफ फाइनल टैक्स रिजीम। यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन कौन से सेक्शंस में टैक्स विदहोल्ड करने का कहा जाएगा और वो फाइनल टैक्स होगा। और जहाँ पे दिस सेक्शन शेल अप्लाई, ये कहाँ पे अप्लाई होता है? इस जगह पे, ये जो सब सेक्शन बी में सब सेक्शन ए का क्लॉज बी में जो बताया गया है कि ये एक लिस्ट दी गई है। तो अभी मैंने क्या किया है कि अपने जो नोट्स मैं बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ना, उसमें हम क्या करेंगे कि हम करेंगे ये कि हम ये जो टैक्स रिजीम्स की स्लाइड हमने बनाई, इस पे हमने कहा कि ये इसके इसके ऊपर एक लिंक दे दिया। तो इस लिंक पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपको वो सारे सेक्शंस मिल जाएंगे जो सेक्शन 169 ने हमें कहे हैं। सो ये हमने वो सारे सब सेक्शन लिख लिए कि जिनको सेक्शन 169 कहता है कि इनके ऊपर टैक्स विद होल्डिंग फाइनल टैक्स होगा। इसके अलावा भी कुछ सेक्शंस हैं जिसमें फाइनल टैक्स होता है। ऑर्डिनेंस में ये चीज़ मिसिंग है मेरी नज़र में कि जिन इनकम्स में फाइनल टैक्स का जिक्र किया गया है लेकिन उनको 169 में लिस्ट नहीं किया गया। सो एनीवेज हम अपनी लिस्ट को कंप्लीट रखेंगे जो भी ऑर्डिनेंस ने दी हुई है। सो वो ऑर्डिनेंस से हमने वो लिस्ट यहीं से ही एक्सट्रैक्ट करनी है 169 से। अब 169 में से हमने वो सेक्शंस अलहदा कर लिए। अब अगली बार टैक्स लॉ ये कह रहा है कि वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज, जहाँ ये 169 अप्लाई होगा। कहाँ अप्लाई होता है ये? जहाँ पे फाइनल टैक्स होता है।
तो वहाँ 169 अप्लाई होता है। तो फिर क्या होगा, फिर ये ABCD होगा, EFB होगा। ये जो ABCDEF है ये क्या है, ये लिखा हुआ है द इनकम शेल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। किसी भी इनकम में आमदनी को शामिल ही ना करो। इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, जब टैक्सेबल इनकम बनाने लगो ऑफ द पर्सन, इसका मतलब टैक्सेबल इनकम में ये वाली इनकम शामिल नहीं होती। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन डिराइविंग द इनकम। इस रिजीम में कोई एक्सपेंस माइनस करने की इजाज़त नहीं होती। अमाउंट ऑफ इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस। इस रिजीम में कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं बनाया जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जाता। और सेट ऑफ एनी लॉसेस को भी सेट ऑफ नहीं किया जाता। द टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट्स अलाउड अंडर दिस ऑर्डिनेंस। टैक्स क्रेडिट्स भी नहीं, तो फिर ये देखें ये रिजीम कितनी सिंपल है कि एक्सपेंस भी नहीं है, डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं है, लॉसेस भी नहीं है, और टैक्स क्रेडिट्स भी नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ बस एक ग्रॉस अमाउंट है जिसके ऊपर टैक्स विथहोल्ड किया गया है। There shall be no refund of the tax collected or deducted unless the tax so collected or deducted is in excess। आपको कभी भी टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा इस रिजीम में। हाँ, अलबत्ता अगर आपसे 10 रुपए काटने थे लेकिन काट 20 रुपए लिए, तो फिर आपको जो एक्सेस काटे गए हैं पैसे वो वापस हो जाएंगे। Excess of the amount for which taxpayer is chargeable under this ordinance and tax deductible has not been deducted or short deducted। अगर आपसे ज़्यादा पैसे काट दिए गए थे तो सिर्फ वो वाही सूरत है कि आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन और अगर आपसे ना काटे गए या कम काटे गए पैसे, सेट नॉन डिडक्शन और शॉर्ट डिडक्शन में बी रिकवर्ड, तो वो आपसे रिकवर किया जा सकता है अंडर द रेलिवेंट प्रोविजंस। सेक्शन 162 के मुताबिक आपसे पैसा रिकवर किया जा सकता है। वेयर ऑल इनकम्स अगर आपकी इनकम ही इस रिजीम में, ऑल इनकम्स ड्राइव बाय द पर्सन टैक्स इज सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर the provisions referred to in subsection 1 और under sections 5, 6, 7 ये separate taxation वाले sections हैं। An assessment shall be treated to have been made under section 120। तो ये assessments के अंदर हम पढ़ेंगे कि 120 section क्या बात करता है। The expression an assessment shall be treated to have been made means, so ये भी उसी section में बात assessment के हम जब हम बात करेंगे तब हम discuss करेंगे कि assessment जो आपकी होती है तो फिर क्या कुछ किया जाता है आपके साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट इज subsection 4 where the tax collected or deducted is final tax under any provision of this ordinance and 100% higher tax rate has been prescribed for the said tax under 10th schedule। 10th schedule इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक schedule है और उसमें बेसिकली क्या बताया गया है, उसमें बताया गया है रूल्स फॉर पर्सन नॉट अपीयरिंग इन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं हो तो फिर आपको आपके लिए कहा गया है कि जी आपसे कुछ ज़्यादा टैक्स विदहोल्ड किया जाएगा। सो वो जो 10th स्केड्यूल में अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर नहीं थे, आपसे टैक्स विदहोल्ड हो गया, वो फाइनल टैक्स है। लेकिन 10th स्केड्यूल की वजह से आपसे कुछ ज़्यादा टैक्स ले लिया गया। द फाइनल टैक्स शैल बी द टैक्स रेट प्रेस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्केड्यूल एंड द एक्सेस टैक्स कलेक्टेड अंडर 10th स्केड्यूल specified for persons not appearing in active taxpayer list shall be adjustable in case the return is filed before finalization of assessment। तो अब ये कह रहा है जी कि अगर आप एक्टिव टैक्सपेयर लिस्ट में नहीं थे, 10th स्केड्यूल अप्लाई हुआ और आपसे टैक्स ज़्यादा ले लिया गया, तो वो जो ज़्यादा ले लिया गया था वो अब हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, वो एडजस्टेबल है। और बिल्कुल आप उसको अपनी रिटर्न जब फाइल करेंगे तो फिर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका मतलब एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ जाएंगे आप, तो फिर एक्सेस टैक्स जो है वो एडजस्ट कर लिया जाएगा आपके साथ उसका मामला। सो दिस वाज सेक्शन 169। सेक्शन 169 ने कैद उड़ा के रख दिया जी हर चीज़ को, एक्सपेंडिचर भी निकाल दिया, डिडक्टेबल अलाउंस भी निकाल दिया, टैक्स क्रेडिट्स भी निकाल दिया, लॉसेस भी निकाल दिए कि ये इस रिजीम में भाई बिल्कुल नहीं आएंगे, टैक्स कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं शामिल किए जाएंगे। ओके जी, सो
अब इसका मतलब जो भी इनकम इस कैटेगरी में आ जाएगी, एक दफ़ा इस कैटेगरी में आ जाएगी, उसका तो काम बहुत ही आसान है। एक ग्रॉस अमाउंट ले लो जिस पे टैक्स विथहोल्ड किया गया होगा, और एक टैक्स की अमाउंट ले लो, दैट्स इट। दो फिगर्स चाहिए हैं इस जी में फिगर टैक्स को फाइनल करने के लिए, और लिस्ट मौजूद है मेरे पास, सेक्शन 169 ने बता दी है। सेपरेट टैक्सेशन जो है ये अब कहाँ पे डिस्कस हुई हुई है, जो अगला हमारा सेक्शन है वो है ये वाला, वो सेक्शन 8 है। सो सेक्शन 8 पे हम क्लिक करते हैं तो इट विल टेक अस टू आवर रेलेवेंट पेज जो सेक्शन 8 से मुतल्लिक है। ओके, सेक्शन 8 पे चलते हैं अब ज़रा, एंड इट विल टेक मी टू द रेलेवेंट पीडीएफ फाइल। अच्छा, सेक्शन 8 अब क्या कह रहा है? सेक्शन 8 अब ये कह रहा है कि जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज अंडर सेक्शन, इसने भी कुछ सेक्शंस की लिस्ट दे दी भाई। तो इसलिए हमने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और जो हमने पावर पॉइंट पे अपनी बना रहे थे ना टैक्स रिजीम का सारे का सारा, उसमें ये सेक्शन 8 वाले को हम लिंक कर दिया एक और स्लाइड पे, और इसके ऊपर सारी वो लिस्ट दे दी कि जो सेक्शन 8 ने बताई हुई है सेपरेट टैक्सेशन वाली। सो इस तरह से हमने इसको आई मीन वर्कआउट किया है। सो अगर मैं इसको पावर पॉइंट पे आपको दिखा दूं तो ये सेक्शन 8 की मैंने लिस्ट यहाँ पे लिख ली कि इसमें जिन जिन सेक्शंस के ऊपर बात हो रही है वो सारी हमने अलहदा से लिख ली हुई हैं। अच्छा जी, अब ये जो सेक्शन 8 है ये क्या कह रहा है? ये सेक्शन 8 को अब पढ़ते हैं। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 ये कहता है कि सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस द टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शंस ब्ला 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 शैल बी अ फाइनल टैक्स। सो ये कह रहा है जी कि ये फाइनल टैक्स होगा इन सेक्शंस में, जो टैक्स कौन से वाला है? ध्यान से देखो क्या वर्ड है, टैक्स इम्पोज्ड। ठीक है, और सेक्शन 169 में अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कौन से वाला टैक्स फाइनल टैक्स था? इसे कहते हैं द टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इज फाइनल टैक्स। यहाँ पे डिडक्टेड टैक्स फाइनल टैक्स है, और यहाँ पे टैक्स इम्पोज्ड फाइनल टैक्स है। दैट्स द मेन डिफरेंस। टैक्स इम्पोज उस वक्त होता है जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं। तो इसके रेट्स आपको दिए हुए टैक्स ऑर्डिनेंस में। द फाइनल टैक्स ऑन द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द टैक्स इज इम्पोज्ड, सच अमाउंट शैल नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम। वही बात कि किसी हेड ऑफ इनकम में ही ना लेके आओ। इन कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बनाते वक्त, तो इसका मतलब टैक्सेबल इनकम से ये सारी इनकम्स निकल गई। नो डिडक्शन shall be allowed under this ordinance for any expenditure incurred in deriving the amount। तो कोई डिडक्शन यानी एक्सपेंस अलाउड ही नहीं होगा। द अमाउंट शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस और सेट ऑफ एनी लॉस। तो यहाँ भी वही मामला है कि ना डिडक्टेबल अलाउंस और ना सेट ऑफ लॉस। द टैक्स पेएबल बाय द पर्सन अंडर ब्ला 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 सेक्शन शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट्स, टैक्स क्रेडिट्स भी नहीं है यहाँ पे। द लाइबिलिटी ऑफ अ पर्सन अंडर सेक्शन 5, 6 और 7 शैल बी डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट। सो ये कुछ बताया हुआ है कि उसकी जिम्मेदारी टैक्स अदा करने की पूरी हो जाती है अगर वो इन सेक्शंस को कंप्लाई कर ले। सो हमारे मतलब की बात सेक्शन 8 में क्या थी? हमारे मतलब की बात ये थी कि ये एक ऐसी रिजीम मुतारिफ करा दी है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि जिसमें क्या होता है, जिसमें होता ये है कि इसमें जो इनकम्स आ जाती हैं उनमें ना तो एक्सपेंसेस माइनस करने की फिर इजाज़त रहती है, और अब इस रिजीम की ज़ाहिर है हमारे पास लिस्ट भी आ गई, सेक्शन 8 ने हमें लिस्ट बता दी। बस टैक्स इम्पोज्ड एक होगा जो मुझे कैलकुलेट करना है, और वही मेरा फाइनल टैक्स होगा। ठीक है जी। और हाँ, अलबत्ता अगर कोई टैक्स विदहोल्ड मुझे पेमेंट करते हुए कुछ टैक्स विदहोल्ड किया गया है, तो अब मेरी जो जिस फिगर को मैं लॉक करना है ना, ये फाइनल फिगर है ये वाली, इसमें से हाँ मैं ये माइनस कर लूँगा अगर कोई, आम तौर पे ये इक्वल होती हैं आम तौर पे, लेकिन अगर कोई डिफरेंस है तो अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो आप अदा कर देना जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जमा करवाओगे तो ये बेसिकली मामला है इस टैक्स रिजीम्स का। ओके, सो दिस वाज मेनली अबाउट दीज टैक्स रिजीम्स। फाइनल टैक्स रिजीम हमें समझ आ गया, और साथ में फाइनल टैक्स रिजीम को मैंने आपको बताया था एक और नाम भी है विच इज़ कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम। इसके सेम ही मीनिंग है दोनों के। और नॉर्मल टैक्स रिजीम में अब वो बचा जो इन रिजीम्स में नहीं था। अब सिर्फ एक मिनिमम टैक्स रिजीम रह जाती है जो कि हम रेलेवेंट अपनी वीडियो में जाके डिस्कस करेंगे,
मिनिमम टैक्स रिजीम में सारा कैलकुलेशन उसी तरीके पे होता है जो नॉर्मल टैक्स रिजीम में बताया गया है। बस सिर्फ टैक्स पेएबल पे पहुंच के आप एक दफ़ा रुकते हैं और एक और मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करके उसको कंपेयर करते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट होती है वो टैक्स पेएबल बन जाता है और विद होल्डिंग टैक्सेस को फिर उस ज़्यादा वाली अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। ओके, सो दैट इज़ हाउ हम ऑर्डिनेंस को अंडरस्टैंड करेंगे। ये कुछ इनिशियल सेक्शंस हैं। हर वीडियो के में जिन सेक्शंस को डिस्कस किया गया है, आपने अपनी किताब उठाकर ऑर्डिनेंस से वो सेक्शन ज़रूर पढ़ने हैं, क्योंकि यही सोल पर्पस है इस सारी डिस्कशन का कि आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखी गई बातें समझ आनी शुरू हो जाएं। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।